आदाब। मुंसिफ न्यूज लाइव में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम मोदी ने सिलचर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। सैयद अता हुसैन ने बिहार के गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। तकरीब में वजीर आला नीतीश कुमार और दीगर कायदीन ने की शिरकत। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऑल इंडिया किसान मेले और ज़राई सनअती नुमाइश में की शिरकत। कहा, इस तरह से मेले ज़राई पैदावार में इजाफा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बीजेपी लीडर अमन और हम आहंगी को फिरका वाराना कशीदगी में बदलना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत ने लगाया इल्जाम। जुनूबी लेबनान में सेहत के मरकज पर इस्राइली हमले, 12 तिब्बी अमले की हुई मौत। तो चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के सिलचर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि वादी पार की जरखेज ज़मीनें और यहाँ की चाय के बागात ने हमेशा किसानों, तिजारती रास्तों और तालीमी मराकिज़ को खित्ते में तरक्की में मदद फराहम की है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता पूरे आसाम और मगरबी बंगाल को जोड़ता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं यहाँ 21वीं सदी में इस वादी को मज़ीद मजबूत करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक कांग्रेस हुकूमत ने शिमाली मशरिक को दिल्ली और उनके दिलों से दूर रखा। कांग्रेस एक तरह से शिमाली मशरिक को भूल गई थी। ताहम बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने शिमाली मशरिक को इस तरह जोड़ दिया कि हर कोई इसकी बात कर रहा है। बराक नदी के उपजाऊ मैदानों ने, यहाँ के चाय बागानों ने, यहाँ के किसानों को, यहाँ के ट्रेड रूट्स को, एजुकेशन सेंटर्स को हमेशा प्रोत्साहित किया है। ये क्षेत्र असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल को भी कनेक्ट करता है। बराक घाटी के इसी महत्व को 21वीं सदी में और अधिक सशक्त करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। साथियों, आजादी के अनेक दशकों तक कांग्रेस की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से और दिल से, दोनों से ही दूर रखा। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एक प्रकार से भुला दिया था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। वहीं सैयद अता हसनैन ने बिहार के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया है। तकरीब लोक भवन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन ने शिरकत की। सैयद अता हसनैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से
तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा वहीं बताते चलें कि बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हसनैन ने अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद कहा कि मैं बिहार के लोगों के साथ वाबस्तगी रखूंगा। मेरी पूरी तवज्जो बिहार के लोगों से वाबस्ता रहने पर रहेगी। मेरा मकसद यही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी और अज़्म के साथ निभाएंगे। My compliments and greetings to the people of Bihar on this day on which I have taken the oath as the governor. What I can say is exactly what I said in the oath, that I will be committed to the people of Bihar. My whole focus will be being committed to the people of Bihar. That is what my purpose is. And my compliments and greetings to the people of Bihar on this day. वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ICC श्रीनगर में गोल्ड वाटर फ्रेशर में मुनक़िद किए गए कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर सेक्टर की पायदारी तरक्की में तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर मछलियों की अफजाइश, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इस शोबे में रोज़गार के नए मौके पैदा करने पर तबादले ख्याल किया गया है। वहीं उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर में 119वें ऑल इंडिया किसान मेले और ज़राई सनअत की नुमाइश में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और नई इख्तराआत का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने कहा कि इस तरह के मेले किसानों को जदीद ज़राई तरीक़ों से रोशनास कराने और ज़राई पैदावार में इजाफा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं और तमाम प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवाचार हैं, नए अनुसंधान हैं, नई जानकारियां हैं, उन सब से हमारे किसान भाइयों को परिचित होने का अवसर ऐसे मेले प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे किसान भाई बहन जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, उन्नत बीज हैं, नए कृषि यंत्र हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कृषि विशेषज्ञों से भी सीधे संवाद करने का और परस्पर अनुभवों को साझा करने का मौका मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मेले में प्रदर्शित आधुनिक तकनीकें, नवाचार हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी होंगी और काफी उपयोगी उनके लिए साबित होंगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप लोग देश के अन्नदाता ही नहीं हैं, बल्कि देश के वीर सैनिकों के भांति हमारे देश और समाज के असली नायक हैं, जो लगातार अपना खून पसीना बहाकर लोगों को, मेरा मानना है। वहीं आपको बता दें कि सैयद अता हसनैन बिहार के नए गवर्नर के तौर पर हलफ पर रविशंकर प्रसाद ने सैयद अता हसनैन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो कई जंगों का हिस्सा रहे हैं। वो कौमी सलामती के बारे में उनका ख्याल बहुत मुतासिर कुन है। नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, मैं उनको जानता हूं। कई युद्धों में उन्होंने भाग लिया है और सबसे बड़ी बात है कि भारत के सामरिक हितों, भारत की सुरक्षा को लेकर उनके विचार बहुत ही प्रभावी हैं। कई बार विदेश विभाग की स्टैंडिंग कमेटी में उनको सुनने का मुझे अवसर मिला है। तो आज वो बिहार के राज्यपाल बने हैं। अपने व्यापक अनुभव से राज्यपाल की पद की गरिमा को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। उनका बहुत
आपको बता दें कि बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हसनैन ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर जेडीयू लीडर श्रवण कुमार ने कहा कि हम बिहार की आवाम की जानिब से गवर्नर का खैर मकदम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर बिहार की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने आरजेडी को तनकीद का निशाना भी बनाया। महामहिम राज्यपाल का शपथ ग्रहण आज हुआ है। मैं बिहार की सरकार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद है कि बिहार की विकास के लिए, बिहार में तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशन में काम होगा। सोचेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, यही उनसे अपेक्षा और उम्मीद है। देखिए, आरजेडी का उनका जो दावा है वो खोखला है। उनके दावा में कोई दम नहीं है। आपने देखा होगा कि विधानसभा से चुनाव से पहले उनकी सरकार ही बन रही थी और उन्होंने खुद को 18 तारीख को शपथ ग्रहण की तिथियां भी निर्धारित कर दी थी। लेकिन बिहार की जनता सब सुनती है, समझती है, जानती है। उनको 35 सीट पर सिमटा दिया, यूँ कहे उनको 25 सीट पर सिमटा दिया। तो आप सोच सकते हैं उनका दावा तो हमेशा फेल होता रहा है। और इससे जो राज्यसभा का चुनाव है, 5 उम्मीदवार एनडीए के हैं, 5 उम्मीदवार जीत के जाएंगे। बिहार की तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम और भाईचारा के लिए सभी मिलजुल करके 5 उम्मीदवार को बिहार से भेजेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी लीडर अमन और हम आहंगी को फिरकावाराना कशीदगी में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का फैसला है, कहा कि कहाँ नमाज अदा करनी चाहिए, कहाँ होली खेलनी चाहिए, ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये मकामी पुलिस हुक्काम और मकामी इंतजामिया का काम है, सरकारों का काम नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रदेश के शांति को और सौहार्द को सांप्रदायिक तनाव में बदलना चाहते हैं। ये शासन का, प्रशासन का निर्णय होता है कि कहाँ पर नमाज किसको पढ़नी है, कहाँ पर होली किसको खेलनी है। बहुत स्पष्ट है कि ये काम लोकल पुलिस अधिकारियों का, लोकल व्यवस्था होती है। इसके नाम पर पूरे प्रदेश में शांति को भंग करना भारतीय जनता पार्टी और उनके कट्टरपंथी साथियों का एक साजिश भर है। इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे प्रदेश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं और जहाँ जहाँ मस्जिदें भर जाती हैं वो लोग बाहर आते हैं। उसी तरीके से होली सब सांप्रदायिक सौहार्द में खेली जाती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इस तरीके के फिजूल के क्वेश्चनों के साथ में हिंदू मुसलमान कराने की तैयारी रखती है, चूँकि वो बाकी सब चीज़ों में फेल। देखिए, ये वहीं आपको बताते चलें कि आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने कहा कि मुझे खुशी है कि पिछले 2 दिनों में वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने हम मनसबों से 5 बार बात की। वजीर आजम ने भी ईरान के सदर से बात की है। उम्मीद है कि बुहरान जल्द ही मामूल पर आ जाएगा। समझता हूँ कि थोड़ा इसका इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए। जब हमने सदन के पश्चात, सदन में तो कोई सवाल लिया नहीं एमईए साहब ने, लेकिन उसके पश्चात कई लोगों ने लिखा, मैंने स्वयं भी लिखा अखबार में और कई जगह, कि एक भारत की सिविलाइजेशनल लेगेसी है, यानी कि एक नैतिक विरासत है जो हमारी डिप्लोमेसी को डेजर्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि बीते 2 दिनों में जयशंकर जी ने बताया कि 5 बार उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ईरान के राष्ट्रपति जी से बात की। तो ये जो कभी कभी विलंब होता है ना डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में, इससे भी बहुत सारी विसंगतियों का जन्म होता है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, होपफुली नॉर्मलाइजेशन हो जाए। वहीं आपको बताते चले कि हुकूमत ने तालीमी और माहौलियाती कारकुन सोना वांगचुक की नज़रबंदी को फौरी तौर पर मनसूख करने का फैसला किया। हुकूमत ने कहा कि वो लद्दाख में अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी एतमाद के माहौल को फ़रोग देने के लिए पुराज़्म है। इस मकसद की तरफ और मुनासिब गौर खौज के बाद हुकूमत ने कौमी सलामती एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सोना वांगचुक की नज़रबंदी को फौरी तौर पर मनसूख करने का फैसला किया है।
वहीं बताते चलें कि बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने इल्जाम आयद किया है कि एलपीजी बहरान से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बंगाल भर में एलपीजी की कमी की तरदीद की है। बीजेपी लीडर ने कहा कि इस सिलसिले में आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने इस सिलसिला में कई अहम इक़दाम किए हैं। पूरा देश के लोग भरोसा कर रहे हैं मोदी जी की बात पर, बंगाल के क्यों नहीं है? लोगों को भड़काया जा रहा है, यहाँ डराया जा रहा है। हम जानते हैं होम डिलीवरी होता है गैस का, लोग क्यों लाइन में पड़े हैं? वहाँ कहाँ कमी है? किसको गैस नहीं मिला है? जानबूझ के क्राइसिस बनाया जा रहा है, अफरा तफरी मच रही है। अब सरकार ने भी रेड मारना शुरू कर दिया, देखा है, विशेष करके विरोधी शासित राज्यों में। कर्नाटक से शुरू हुआ, हजारों और जमाखोरी हो रहा है सिलेंडर, तो इसे जानबूझ के क्राइसिस बनाया जा रहा है। यहाँ सारे आम दुकानों में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज हो रहा है, तो इसके कारण सरकार भी थोड़ा कड़ाई से स्टेप ले रही है कि ये सब बंद हो। सफिशिएंट गैस है, अभी से क्राइसिस की कोई डर नहीं है और सबको मिलेगा, इसलिए डरे ना, अपने समय को खराब ना करे जा। वहीं बिहार के आइंदा चीफ मिनिस्टर को लेकर सियासी हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान एमपी पप्पू यादव ने मुतालबा किया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को वजीर आला बनाया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर बीजेपी से कोई वजीर आला बने तो निशांत को पहले मौका दिया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास अब भी मौका है कि वो पहले निशांत को मुकर्रर करें, उसके बाद बीजेपी को मौका दें। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि नीतीश कुमार निशांत के बाद तैनात कर पाएंगे उन्हें या नहीं। उन्होंने कहा कि आवाम ने मैंडेट दिया है, इसलिए मैं समझता हूं कि निशांत को पहले मौका दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने एलपीजी की किल्लत पर सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इस मसले को हल करने में नाकाम है। वहीं तमिलनाडु के थांजावर में एलपीजी की किल्लत पर सीपीआई के कायदीन और कारकुनान ने हेड पोस्ट ऑफिस के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और आवाम को दरपेश गैस की किल्लत पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की अदम दस्तयाबी की वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बताते चलें कि महाराष्ट्र के मुंबई में कई दुकानों में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने की वजह से इलाके के आवाम में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग लगने की वजह की वजूहात भी अभी तक मालूम नहीं हो सका है। वहीं जुनूबी लिबनान में एक बुनियादी सेहत को देखभाल के मरकजी पर इसराइल ने हमले कर दिए हैं। कम से कम 12 तिब्बी अमले की मौत हो गई है। लिबनान के वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग जारी है। एक बयान में वजारत ने कहा कि वो बुर्ज कवालिया में सेहत को देखभाल करने वाले कारकुनों पर सोगवार हैं जो एक इसराइली फौजी हमले में मारे गए हैं, जिन्हें बुनियादी सेहत को देखभाल के मरकज़ को निशाना बनाया।
वहीं बताते चलें कि मशरक़ी वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान खलीजी ममालिक से हिंदुस्तानियों की बहिफाजत वापसी का सिलसिला जारी है। इस दौरान अबूधाबी से वापस आने वाले मुसाफिरों ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तमाम चीज़ें काबू में हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर जारी खबरों को फॉलो करने के बजाय हकीकी, साइंटिस्ट और सही खबरों को फॉलो करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी वापसी में हर किसी ने ताउन किया। एक खातून मुसाफिर ने कहा कि हम अबूधाबी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, इस वक्त सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि वहाँ मौजूदा सूरत हाल ठीक है। In Al Ain, there is no problem, but in Abu Dhabi and Dubai, there are in the news we are showing that many problems there. And we are coming from Abu Dhabi airport. That time it was okay. Previously it was coming drones and all. Now it's presently the current situation okay. In the news and all, we are seeing that it's very dangerous situation. And my friends are working in Abu Dhabi and they were telling also. And when they were going for duty, they can see the situations. सिचुएशन दुबई और अबू धाबी, शारजा, अजमान में बहुत सेफ है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ की जो मिलिट्री है, दे आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी एक्शन। जो भी गवर्नमेंट के, अबू धाबी गवर्नमेंट या दुबई गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं, वेरीफाइड साइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपडेट्स देख सकते हैं। फिलहाल मुंसिफ न्यूज़ लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।